तुम बताओ। विधानसभा के चुनाव संबंधी प्रावधान विधानमंडल भी कर सकता है। 328 बताए थे ना। 327 में संसद दोनों के लिए बनाया गया और 328 में विधानमंडल बना सकता है। ठीक है। वोट देने का अधिकार क्या कहा गया है? वयस्क मताधिकार होगा कि भारत में वयस्क हो गया जो कि 18 सालों के बाद होता है। ठीक है। अगर 18 वर्ष उम्र हो गया है तो तुम एलिजिबल हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको मिल ही जाएगा। इसीलिए ये हमारा कैसा अधिकार है? सांविधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट होता 18 साल जैसे होता तुमको वोट देने का अधिकार मिल जाता। पर अगर कोई आदमी 18 साल का है पर उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है बना हुआ तो क्या वो वोट दे पाएगा? नहीं। ये हमारा सांविधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है। चलो, और कुछ पढ़े थे कल? इतना ही पढ़े थे? है यही 4 अनुच्छेद थोड़ी पढ़ा है? हाँ, वह तो कुछ तो पढ़े थे। ऐसे बोलता है कुछ नहीं पढ़े थे। ठीक है। अखिल भारतीय सेवा सृजन कितना अखिल भारतीय है अभी? 3। ठीक है। हाँ, IAS, IPS और IFS। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आखिरी पायदान में पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है? कल कुछ होमवर्क दिए थे हम करने के लिए, कोई स्टार्ट किया? पक्का? हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको आज दिखाओ। तुरंत अपने अधिकार, जनानी लोग खूब आजकल लड़ना सीख गई है। संडे तक का समय दिए हैं, तुरंत संडे तक बोल रहे हैं तो आज का ही बोल रहे हैं। देख रहे हो, हम इतना ही पूछे, कहाँ हम लोग बोलेंगे जी? है बोलने का हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है। हम इतना ही पूछे, स्टार्ट संडे तक बोले हैं तभी कैसे पूछ लिया आप? ठीक है, जाओ, नहीं पूछेंगे, मंडे को ही पूछेंगे। जब हमको बोलने का अधिकार मिलेगा ना तब पूछेंगे, तब अच्छे से बताएंगे किसका किसका हुआ है और कितना हुआ है। चलो, आज हम लोग भाग 16 पढ़ेंगे। ठीक है। भाग 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 16 और भाग 17 ये दोनों आज कंप्लीट कर देंगे। टोटल भाग कितना है? 22। ठीक है। ऐसे कहने के लिए 25 है पर लिखित रूप से 22 ही है। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए? 15 हो चुका है, 16 17 कर लेंगे और कुछ अब बचा है नहीं। अपात बंद करेंगे। ठीक है। 20 में संशोधन में तो एक अनुच्छेद है, वो अलग चैप्टर भले है। संशोधन का चैप्टर जब विधेयक पढ़ाएंगे, अब तो पॉलिटी चैप्टर शुरू होगा तुम्हारा, विधेयक पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि कितना प्रकार का विधेयक है, संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, क्या क्या होता है वो पढ़ाएंगे। अनुच्छेद तो एक ही है, उसमें क्या है? 368। खैर वो बाद में बात करेंगे। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ना है? 316 और 317। 316 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कहां से कहां तक है? भाग 16 हम लोग 329 तक किए थे, तो आगे कहां से होगा? 330 से लेकर कहां तक? 342 तक। ठीक है। 330 से लेकर 342 तक। इसके बीच में कुछ हमारे यहाँ पे हम बार बार चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान सभी को एक नजरिए से देखता है, लेकिन जो अभी समाज में पिछड़े हैं उनके लिए संविधान का थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है। जिससे घर में तुम्हारी माँ का होता है कि जो बच्चा कमजोर है उसको हम विशेष प्रावधान देंगे, ठीक वैसे ही। और इस विशेष प्रावधान के तहत सबसे अधिक जो बेनिफिशियल हैं संवैधानिक तरीके से वो है ST और SC। कौन है? ST SC। हम लोग पंचायती राज के अधीन पढ़े हुए थे कि रिजर्वेशन किस अनुपात में होता है? जिस अनुपात में उस राज्य में ST SC का पॉपुलेशन हो, ये ना पढ़े थे। जैसे किसी राज्य में ज्यादा होगा तो वहां ज्यादा सीट मिलेगा ST SC को, जिसमें कम होगा वहां कम मिलेगा। राज्य में पॉपुलेशन के बेसिस पर था। वैसे ही हमारे केंद्र में भी प्रावधान किया गया और विधानसभा में प्रावधान किया है। लोकसभा और विधानसभा इस दोनों में सीटें आरक्षित होंगी। किसके लिए? ST SC के लिए, OBC के लिए नहीं। ध्यान देना, लोकसभा का सीट और विधानसभा का सीट आरक्षित होता है। किसके लिए आरक्षित होता है? कुछ सीट ST SC के लिए, ना कि OBC के लिए। ध्यान दोगे तो अनुच्छेद 330 में कहा गया है, इसको पूरा ऑर्डर में याद रखोगे और ऑर्डर ही एग्जाम में याद रखना है। लोकसभा में ST SC के लिए आरक्षण किसमें कहा गया है? 330। बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ से सवाल बनता है बहुत बार एग्जाम में। लोकसभा में सीटों का आरक्षण, यही पूछ लेगा, लोकसभा में सीटों का आरक्षण का चर्चा किस अनुच्छेद में हुआ है?
330, 330 और 331 दोनों में है, ठीक है, यही तो गलती करोगे। 330 और 331 दोनों में है, पर वर्तमान में 331 हटा दिया गया, वर्तमान में 331 हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब ये नहीं है, तो तुम्हारा 330 सही हो जाएगा। पर अभी भी एग्जामिनर इसको छोड़ा नहीं है, अब यही पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद हटाया गया है ठीक है, पहले पूछा था किस अनुच्छेद में है, अब क्या पूछेगा, कौन सा अनुच्छेद हटाया गया है। तो हमारे संविधान में लोकसभा और विधानसभा में 2 लोगों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। एक हो गया ST SC और दूसरा था एंग्लो इंडियन। कौन था, एंग्लो इंडियन, ठीक है। एंग्लो इंडियन समझते हो ना, अंग्रेज यहाँ आया, यहाँ की लड़की पसंद आ गई, ब्याह कर लिया, अब बच्चा जो होगा वो क्या होगा, अंग्रेज होगा कि हिंदुस्तानी होगा। तो देखने में लगेगा अंग्रेज जैसा, और जब मुंह खोलेगा तो एक झटके में समझ में आ जाएगा ये क्या हुआ ये क्या हुआ, ठीक है। तो वही स्थिति होगा, तो मुंह जैसे खोलेगा पता चल जाएगा कि वो इंडियन है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं एंग्लो इंडियन। क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। कुछ क्षेत्र हैं जैसे गोवा सब एरिया हुआ, इसमें काफी अधिक थे, ठीक है, और बहुत जगह ये फैले हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनका संख्या क्या होता जा रहा है, संख्या क्या, अब वो धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं, इंडियन। कितना दिन तक वो ब्राउन बाल लेके घूमेगा ठीक है, क्योंकि उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा 3 जनरेशन तो टप गया, तो धीरे धीरे ब्राउन बाल से अब क्या होने लगा है, ब्लैक होने लगा है, रंग भी थोड़ा सा अब धूमिल होने लगा है, भारतीय रंग आने लगा है। भाषा तो पहले से आ चुका था, इसलिए मोदी जी ने बोला कि अब उसको स्पेशल दर्जा देने की आवश्यकता है नहीं, वो नॉर्मल आदमी की तरह उसको ट्रीट करो, एंग्लो इंडियन कहलाने के कहकर विशेष प्रावधान देने की आवश्यकता है नहीं। तो इस चीज को अब हटा दिया गया। तो 330 में ST SC के लिए था आरक्षण, और 331 में एंग्लो इंडियन के लिए। कितने के लिए, 2 एंग्लो इंडियन के लिए। 331 में क्या था, 2 एंग्लो इंडियन का आरक्षण। देखो ये चर्चा हम लोग किस चीज का कर रहे हैं, पहले भी बताए हुए, केंद्र में शासन सत्ता को चलाने के लिए संसद है। क्या है, संसद। इसमें 3 अंग हैं, एक को कहते हैं राज्यसभा, एक को कहते हैं लोकसभा, और एक को कहते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चर्चा अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग 2 सदन का चर्चा करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन मुख्य रूप से जो शासन सत्ता चलता है वो कहां चलता है, लोकसभा से। तो लोकसभा में सीटों का आरक्षण, जैसे वर्तमान में लोकसभा के टोटल सीट्स कितने हैं, हाँ 550 हो सकता है, लेकिन 545 थे। कितने थे, 545। इन 545 सीट्स में से ये कहा गया कि ST SC को आरक्षण मिलेगा। किसको मिलेगा, ST SC को, ठीक है। और दूसरा कहा गया एंग्लो इंडियन, 2 सीट आरक्षित होगा एंग्लो इंडियन के लिए। कितने सीट आरक्षित होंगे, 2 सीट। लेकिन जब संविधान में ये लिखा गया तो एक अनुच्छेद जोड़ा गया 334, 31, 32, 33, 34 ये होगा, ठीक है, 334। और उसमें ये कहा गया ये जो आरक्षण है ये कभी भी समाप्त हो जाएगा कुछ समय बाद। नहीं समझ में आया, इसमें ये प्रावधान किया गया कि आने वाले समय में इसको खत्म किया जा सकता है, अगर उसके बाद भी आवश्यकता हुआ तो फिर देखा जाएगा। लेकिन हर 10 साल के बाद रिव्यू होगा, और उस रिव्यू में अगर लगा संसद को कि ये रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है तो रिजर्वेशन को क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो मोदी जी को लगा कि अब खत्म कर देना चाहिए एंग्लो इंडियन का, तो खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। किसमें कहा गया, ये 334 खत्म करने के बाद किसमें कहा गया है, 334, ठीक है, 334। क्या लगता है ST SC का रिजर्वेशन खत्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन वोट बैंक नहीं है, लेकिन ST SC वोट बैंक है, ठीक है। इसलिए वो रिजर्वेशन शायद ही कोई खत्म करेगा, रिजर्वेशन खत्म उसका नहीं करेगा। ये नौकरी का आरक्षण का बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ का बात कर रहे हैं, लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में ST SC का आरक्षण, कौन सा अनुच्छेद, 330। कौन सा अनुच्छेद, 330। एकदम रट लो ये पूरा लाइन। लोकसभा में ST SC का आरक्षण कहाँ कितना है, 330। कौन सा, 330। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण किसमें है, 331। पर अब इसको कर दिया गया है निरस्त। क्या कर दिया गया है, निरस्त। तो अब ये हो गया है खत्म। अगर तुमसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन में खत्म किया गया, 104वां संविधान संशोधन 2020, 104वां संविधान संशोधन 2020। अब जैसे लोकसभा में देखे वैसे ही विधानसभा में देखेंगे, ठीक है। केंद्र में होता है राज्यसभा लोकसभा, और राज्य में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। पर विधान परिषद होने की आवश्यकता नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन विधानसभा होता है, ठीक है। तो 330, 331, उसके बाद 332 और 333, बस ऑर्डर में ही याद रखना है, ठीक है, ऑर्डर में ही याद रखोगे। 330, 331 किसके लिए, लोकसभा में आरक्षण। 330, 331 लोकसभा में आरक्षण, और 332, 333 विधानसभा में आरक्षण। तो जैसे ऊपर पड़ा वैसे नीचे करो। लोकसभा में 330 में क्या था,
लोकसभा में एसटी एससी का आरक्षण, तो 332 में क्या होगा, विधानसभा में एसटी एससी का आरक्षण। और 331 में क्या था, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, तो 333 में क्या होगा, विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। क्या अब ये है, अब ये भी निरस्त हो चुका, दोनों को साथ में ही क्या है, कब निरस्त किया गया, 104 संविधान संशोधन 2020, ठीक है। तो 331 और 332 अभी वर्तमान में ये लागू है, ये दोनों क्या हो चुका है, निरस्त। क्या ये चारों अनुच्छेद समझ में आया। लोकसभा का जो चुनाव होता है जिसमें हम लोग चुनकर भेजते हैं एमपी को, किसको भेजते हैं, एमपी, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सांसद, क्या बोलते हैं, सांसद। तो सांसद के सीट होते हैं रिजर्व एससी एससी के लिए, इतना कैंडिडेट कम से कम एसटी एससी होने चाहिए। और अभी जो है, अभी महिलाओं का सीट भी आरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। अभी वंदन योजना आया था, सुना होगा, इसमें कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। जैसे वहां पे था पंचायती राज में कितना सीट आरक्षित है, 33%। कितना आरक्षित है, 33%। सेम यही प्रावधान लोकसभा में क्या जाने का और विधानसभा में क्या जाने का प्रावधान है। तो ये बिल पास हो चुका है, तो आरक्षण अब अगले बार से आरक्षण मिलेगा, मतलब 2029 का जो चुनाव होगा उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तब तुमको अधिक और संख्या में कौन मिलेगी, महिला, एमपी और एमएलए, अधिक संख्या में महिला मिलेगी, ठीक है। फिर वापस आओ, क्या ये चारों समझ में आ गया, 30, 31, 32, 33 समझ में आ गया, बोलो, ठीक है। अब आते हैं 334, अभी ये चर्चा किए थे कि लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण कुछ अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा या समाप्त किया जा सकता है। इसमें कहा गया है 334, तो इसमें ये कहा गया है 330, 31, 32 और 33 में जो आरक्षण दे रहे हैं ये कुछ समय तक लागू रहेगा, ठीक है, कंपलसरी, और इसके बाद इसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो समाप्त कौन करेगा, संसद। कौन करेगा, संसद। जैसे अभी तुम देखा, एक संशोधन किया जाएगा और उस संशोधन में ये किया जाएगा हम इसका आरक्षण क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो एंग्लो इंडियन का तो समाप्त हो गया, बचा किसका है, एसटी एससी का, ये अभी फिलहाल चलता रहेगा, ठीक है। चलो, अच्छा, हर कितने वर्ष के बाद रिव्यू होता है, 10 साल बाद। ये जो अभी हुआ है 20 में, अब अगला रिव्यू कब होगा, 30 में, फिर अगला रिव्यू होगा 40, बीच में नहीं हटाया जा सकता है, हर 10वें वर्ष इसका रिव्यू होता है, ठीक है। चलो, अगला है, ठीक है, कि सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में एसटी एससी के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप ध्यान में रखा जाएगा। अब ये बड़ा भारी भरकम चीज है, ये है 335, कौन सा है, 335, समझना इस चीज को, सिर्फ फिर से इसको पढ़ो। 335 में क्या कहा गया है कि सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में एसटी एससी के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप ध्यान में रखा जाएगा। मतलब आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन इस आरक्षण को इस रूप में देखना है कि प्रशासन की दक्षता गड़बड़ ना हो, ठीक है। इसी से पूछा जाएगा तुमसे, क्या ये अनुच्छेद नौकरियों में कम जो कट ऑफ होता है वो रखने में या प्रमोशन जो मिलता है उसमें आरक्षण देने में बाधा क्रिएट करता है क्या, आंसर करोगे नहीं। इस पर फैसला आया है और वो बाधा क्रिएट नहीं करता है, ये रोकेगा नहीं, आप सब चीज कीजिएगा पर थोड़ा सा ध्यान रखकर, ठीक है। चल, अगला है अनुसूचित जाति एसटी आयोग। ये सबसे ज्यादा सवाल यहां से तुमसे पूछा जाता है। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए और अनुच्छेद 338 बी, ये तीनों अच्छे से याद रखना, इससे काफी सारा सवाल आता है, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग हमारे यहाँ पे क्या है कि जनजाति और जाति यानी एससी और एसटी, इन लोगों का कैसे रखरखाव किया जाए, इनके बेहतरी के लिए कैसे काम किया जाए, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसी को हम कहते हैं एससी आयोग और एसटी आयोग। शुरुआत में सिर्फ एक ही था, ठीक है, शुरुआत में एक ही था, एससी आयोग ही, ठीक है, और यही सब काम देखता था, एसटी एससी का सब। फिर बाद में बोला नहीं, एससी के लिए अलग प्रावधान होगा और एसटी के लिए अलग प्रावधान होगा, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो बोला ओबीसी का छोड़ दिए, वो भी तो पिछड़ा है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो बहुत इस पर विवाद चला है और ओबीसी के डिपार्टमेंट, ओबीसी के लिए अलग आयोग के गठन की चर्चा भी की गई है संविधान में। लेकिन ये देखेगा कि ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, ओबीसी का क्या डेवलपमेंट के लिए और कर सकते हैं, ये सब देखने के लिए बीच बीच में किया जा सकता है, ये प्रावधान था। स्पेशल कोई प्रावधान नहीं था, हाँ इसके लिए हमेशा एक आयोग बना रहेगा। और मोदी जी ने इसको भी कन्वर्ट किया और इन्होंने प्रावधान दिया कि जिस तरह से एससी के देखरेख के लिए एक आयोग है, एसटी के देखरेख के लिए एक आयोग है, वैसे ही ओबीसी के देखरेख के लिए भी क्या होगा, एक आयोग होगा। और यही ये तीनों में वर्णित है। तो शुरुआती में 338 था, एससी आयोग क्या था इसमें, एससी आयोग,
लेकिन बाद में अनुच्छेद में संशोधन किया गया और 338A जोड़ा गया और इसमें क्या आया, एसटी आयोग। क्या आया, एसटी आयोग। इसके बाद फिर एक और संशोधन हुआ जिसमें जोड़ा गया ओबीसी आयोग। क्या जोड़ा गया, ओबीसी आयोग। तो सबसे लेटेस्ट कौन जोड़ा गया है, ओबीसी। कब जोड़ा गया, 2018 में। कब जोड़ा गया, 2018। ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी आयोग कब जोड़ा गया, 2003 में। ये 2004 से एक्टिव हुआ है। ठीक है। 2003 का वो बिल था, संशोधन वाला जो बिल आया था 2003 में आया था और उससे जुड़ा है। और शुरुआत से कौन था, 338। कौन सा था, 338। ठीक है। तो 338, 338 से 338B तीनों को याद रखो। 338 में एससी आयोग, 338A में एसटी आयोग और 338B में ओबीसी आयोग। इतना ही पहले याद रखना है, सिर्फ आयोग का नाम। पहला 338 में एससी आयोग, 338A में एसटी आयोग और बी में ओबीसी आयोग। तीनों आयोग याद हो गया। अब बोलोगे आयोग में कौन होता है, कौन नियुक्त करता है। तो आयोग की नियुक्ति, जो भी आयोग का सदस्य होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब दूसरा सवाल आता है कि कितने सदस्य होंगे। तो सभी आयोग में एक अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। इसमें भी यही प्रावधान है, इसमें भी यही प्रावधान है और इसमें भी यही प्रावधान है। तीनों का एक ही प्रावधान है। ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। आयोग का गठन 338 के तहत एससी आयोग, 338A के तहत एसटी आयोग और 338B के तहत ओबीसी आयोग। आयोग में कितने लोग होते हैं, 5 लोग। कितने लोग होते हैं, 5 लोग। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। ठीक है। और ये जो 5 लोग है, 3 अन्य सदस्य है, इसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। एक महिला होनी चाहिए। ठीक है। क्या कहा गया है, इसमें से एक महिला भी होनी चाहिए। ठीक है। चलो, अब ये सबका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। इसमें भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसमें भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। देखो तीनों में हम लिखे नहीं है पर प्रावधान तीनों का एक ही है, बस सिर्फ अलग अलग हुआ है। ये घर इसका, ये मान लो 3 भाई है, ये रूम इस भाई का, ये रूम दूसरे भाई का, ये रूम तीसरे भाई का। अगर तीनों को हम समान दृष्टि से देखते हैं तो तीनों में सब सेम सुविधा होगा ना। इसमें भी अटैच लेटरिन बाथरूम किचन वगैरह जो भी होगा उसका प्रावधान होगा, इसमें भी उसका प्रावधान होगा, इसमें भी उसका प्रावधान होगा। ठीक है। एक का देख लिया तो सबका काम चल जाएगा। वैसे ही एक का देख लिया तो क्या तीनों का काम नहीं चलेगा, तीनों का काम चल जाएगा। जो आएगा इसका वाला लिख देना। इसमें भी टोटल कितने सदस्य, 5। इसमें भी कितने सदस्य, कैसे कैसे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। कौन इनका डिसाइड करता है, राष्ट्रपति। और समानता ये 3 वर्ष होता है। कितना होता है, 3 वर्ष। ठीक है। 3 वर्ष इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। नोट्स में है कुछ इसके बारे में, नहीं है ना, तो इसको लिख लेना। ठीक है। सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। ठीक है। और ये डिसाइड कौन करेगा, ये भी राष्ट्रपति करेगी। ठीक है। चलो, क्या ये आयोग समझ में आया, एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग। अब देखो एससी आयोग, एसटी आयोग अलग पहले नहीं था, पहले एक ही था। तो 89 संविधान संशोधन, कौन सा, 89 मतलब 89वां ना, 89वां संविधान संशोधन कब आया, 2003 में। इसके द्वारा किसका गठन हुआ, एसटी आयोग का। और 102, ठीक है, 102 संविधान संशोधन कब आया, 2018 में। इससे ओबीसी आयोग। ये संशोधन से सवाल पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना। शुरुआती दौर में किसका प्रावधान है, एससी आयोग। ऐसा कोई अलग आयोग था नहीं, वो एसटी एससी का देखरेख करता था। ठीक है। एसटी के लिए कोई विशेष प्रावधान था नहीं। इसमें भी कई बार बदलाव आया है। ठीक है। उसके बाद 2004 में फाइनली, 2003 के अधिनियम के तहत 2004 में फाइनली एससी आयोग से अलग होकर एक नया आयोग जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं एसटी आयोग। क्या कहेंगे, एसटी आयोग। अब एससी का रख रखाव एससी आयोग करेगा 338 के तहत, एसटी का रख रखाव 338A के तहत एसटी आयोग करेगा। और 2018 में 102 संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, ओबीसी आयोग। यानी अब ओबीसी के लिए भी एक अलग आयोग है। लेकिन जब ये नहीं था, इससे पहले ओबीसी को क्या मिलता था, तो अनुच्छेद 340 क्या मिला था, अनुच्छेद 340। ठीक है। अनुच्छेद 340 क्या कहा गया था इसमें, ओबीसी की दशाओं के अन्वेषण के लिए राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त कर सकता है। क्या कहा गया था कि ओबीसी जो है, ओबीसी किसको कहते हैं, पिछड़ा वर्ग। ये पिछड़ गया है थोड़ा सा, तो पिछड़ा वर्ग के लिए जांच के लिए एक आयोग का गठन होगा जो ये देखेगा उनको हम बेहतर और कैसे कर सकते हैं। परमानेंट इसमें कोई आयोग का स्थापना में चर्चा नहीं किया गया था। किसमें, 340।
इसके बाद है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की अनुसूची तैयार की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 341 किसमें कहा गया है? 341 341 और 342 341 और 342 क्या है इसमें कि हमारे यहाँ जो जाति है, कौन सा जाति SC होगा, कौन सा जाति ST होगा, इस पर फाइनल डिसीजन किसका होता है? प्रेसिडेंट का। किसका होता है? प्रेसिडेंट। तो ध्यान देना, हमारे यहाँ पे ST SC आयोग तो हैं, वो उनके लिए काम कर रहा है, पर किस जाति को हम जब चाहें तब कोई जाति ST घोषित हो सकता है, जब चाहें SC घोषित हो सकता है, जब चाहें उसको निकाल के जनरल कर सकते हैं। लेकिन ये करने का प्रावधान है किसके पास? किसके पास है? राष्ट्रपति का। कौन सा जाति SC होगा, कौन सा जाति ST होगा, ये फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। यही कहा गया है 341 में कि राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की अनुसूची तैयार की जाएगी। अनुसूचित जाति मतलब SC, ये किसके लिए है? SC का। और 342 में कहा गया है कि राष्ट्रपति ST का, ठीक है, ST का अनुसूची तैयार करेंगे। क्या भाग 16 समझ में आया? अब तो समझ तो लिया सर। भाग 16 में एकदम 100% याद कौन सा रखना है? ये तीनों। कौन सा रखना है? ये तीनों। लोकसभा में आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण, ये दोनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। 330 और 332 याद होगा कि नहीं होगा? 330 याद करना है और दिमाग में यही रखना है कि इसके 4 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? 4। 330 और 331 लोकसभा का आरक्षण और 332 333 राज्यसभा का आरक्षण। देखो, जो नहीं पढ़ा हुआ है ऑर्डर में, वो कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन पढ़ा है, उसको तो याद करने में दिक्कत होता है, पर जो सीरियसली पढ़ा है उसको इतना तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि एक याद करना है तुमको 330 और उसके बाद दिमाग में वो ऑर्डर रखना है 330 331 लोकसभा, 332 333 राज्यसभा। जो हाँ विधानसभा जो चीज 330 में लोकसभा के लिए कहा गया है, वही चीज 332 में विधानसभा के लिए कहा गया है, ठीक है। चलो, तो 330 332 338 का ये तीनों, 338 याद रखोगे ऑटोमेटिकली ये तीनों हो जाएगा। 338 में क्या है? SC आयोग, 338A में ST आयोग, 338B में OBC आयोग। तो याद तो एक ही रखना है 338, उसके बाद तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संशोधन याद रखना, ST आयोग की संशोधन से जोड़ा गया 89, कौन सा? 89। और OBC आयोग 102 संविधान संशोधन 2008, ठीक है। चल, लिस्ट कौन तैयार करता है ST SC का? राष्ट्रपति। SC का लिस्ट 341 और ST का लिस्ट 342, ठीक है। चल, क्या यहां तक समझ में आया? बढ़े आगे। अब इससे, इस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, राजभाषा। राजभाषा में 3 अनुच्छेद है जो तुमसे पूछा जाता है, बहुत अधिक पूछा गया है, ठीक है। पहला है 343, कौन सा है? 343, कौन सा? 343। अगला है 348, ठीक है। कौन सा? 348 सुप्रीम कोर्ट का भाषा, कौन सा है? 348, कौन सा है? 348। और इसके बाद है 350, ठीक है। 350 में क्या है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा। और इसके बाद जो तुम्हारा हिंदी है, इसके विकास 350A है, कौन सा? ये है, नोट्स में नहीं है, देखो देखो है, ये 350A का वर्णन है ना 350 को, ठीक है। और एक है 351, कौन सा है? 351, ठीक है। ये सब भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता है, पर ये 100% याद होना चाहिए कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का वर्णन किसमें है? 343। डायरेक्ट सवाल आएगा, हिंदी भारत का राजभाषा है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 343। दूसरा क्वेश्चन होगा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? किसी में नहीं कहा गया है। क्या होता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है अगर पूछा जाए तो? राज करने की भाषा राजभाषा, कार्य करने की भाषा। देखो, 2 तरह का शब्दावली है, एक है राजभाषा और एक है राष्ट्रभाषा, ठीक है। क्या है? राजभाषा और राष्ट्रभाषा। याद रखने के लिए याद रखना, अगर कोई भाषा किसी राष्ट्र का इकलौता भाषा हो, अंदर में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बाहर से देखोगे, जिसे भारत का बाउंड्री देखता है तो बोलता है ये कौन सा देश है? भारत। क्या भारत में खाली भारतीय है? अंदर जैसे घुसोगे अलग अलग राज्य है, पर बाहर से देखेगा तो क्या बोलेगा? भारत। तो जिस राष्ट्र को एक भाषा से हम देख सकते हैं, समझना उस चीज को, उसको बोलेंगे राष्ट्रभाषा। क्या बोलेंगे? राष्ट्रभाषा। राजभाषा का मतलब क्या? राज करना। राज करने के लिए मतलब शासन करने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता है उसको बोलेंगे राजभाषा। अब ये हो गया समझने के लिए। अब एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है?
राजभाषा कहते हैं कार्यकारी भाषा को। किसको कहते हैं? कार्यकारी भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक होता है, किसी भी काम को करने का ऑफिशियल लैंग्वेज। किसी देश का राष्ट्रभाषा भी कोई हो सकता है और राजभाषा भी हो सकता है। राष्ट्रभाषा अगर बोल देते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसका मतलब भारत में एकमात्र भाषा का इस्तेमाल होता है, वो भाषा कौन सा है? हिंदी। ये हम कब घोषित करते हैं? जब देश का अधिकांश आबादी किसी एक भाषा का ही प्रयोग कर रहा हो, तब हम उस भाषा को क्या कर देते हैं? राष्ट्रभाषा। अक्सर देशों का राष्ट्रभाषा है, जैसे चीन का देखोगे तो मैंडरीन। कौन सा भाषा है? मैंडरीन। ठीक है, वहां की राष्ट्रभाषा है मैंडरीन, और वहां पे हर एक नागरिक क्या इस्तेमाल कर रहा है? मैंडरीन। पर क्या हर एक भारतीय हिंदी इस्तेमाल कर रहा है क्या? नहीं, हर एक भारतीय हिंदी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और इसी पर तो विवाद भी चल रहा है। दक्षिण भारत जाओगे तो वहां पर हिंदी वो लोग इस्तेमाल ही नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं आता है, नहीं सीखेंगे, क्या उखाड़ोगे उखाड़ लो। तो भारत विविध भाषाओं का देश है, इसीलिए कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। पर यह कहा गया कि हमारी राजभाषा होगी, राजभाषा मतलब कार्यकारी भाषा होगी, और वो होगी हिंदी। किसमें कहा गया है? 343 कि संघ की राजभाषा, ध्यान देना, राज्य की नहीं, संघ की राजभाषा यानी भारत देश की राजभाषा हिंदी होगी, और इसका उपभाषा क्या होगा? उपभाषा अंग्रेजी होगा। ठीक है, उपभाषा अंग्रेजी। ठीक है, या द्वितीय भाषा अंग्रेजी। मतलब सहायता करने के लिए हिंदी अगर है तो हर किसी को हिंदी नहीं आ रहा है, तो सहायता करने के लिए एक और भाषा होगी। कौन भाषा? वो है अंग्रेजी। कौन सा? अंग्रेजी। मतलब सहायता करने के लिए जो दूसरा भाषा होगा वो होगा अंग्रेजी। अगर कभी पूछ ले कि भारत का जो राजभाषा के जगह पे दे देगा राजलिपि कौन सा है, तो लिपि कौन सा है? लिपि देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। ऑब्वियस है, हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है? देवनागरी। ठीक है, इंग्लिश भाषा का लिपि रोमन। ठीक है, तो भारत की राजभाषा है हिंदी, और उसका लिपि क्या है? देवनागरी। सहायता करने के लिए एक अन्य भाषा भी होगा जिसको क्या कहेंगे? अंग्रेजी। ये दोनों भाषा का इस्तेमाल हमारे यहाँ पर होता है। इसमें कहा गया है 343 में। तो सवाल क्या पूछा जाता है? हिंदी भाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, या हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अब ये प्रावधान जब किया गया उस समय में ये पता था, संविधान निर्माताओं को ये पता था कि हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है, पर हम हिंदी को किसी पर थोप नहीं सकते हैं। पर देश अगर चाहे आने वाले समय में अगर चाहे तो धीरे धीरे हिंदी को क्या कर सकती है? कंपलसरी। क्या कर सकती है? कंपलसरी। ये छोड़ दिया गया। किस पर छोड़ दिया गया? संसद पर। किस पर छोड़ दिया गया? संसद पर। कि आप समय के साथ धीरे धीरे हिंदी पर वजन बढ़ाइए और अन्य भाषाओं पर, यानी स्पेशली अंग्रेजी का फोकस किया गया, तो उस पर वजन क्या कीजिए? कम कीजिए। अभी क्या रखा गया? हिंदी को राजभाषा बता तो दिए, पर अंग्रेजी को उसके जगह पे रख दिए, साथ में अंग्रेजी भी चलेगा और अन्य भाषा दूसरे राज्य में प्रयोग होता रहेगा। पर संघ में यह कहा गया है कि संघ में धीरे धीरे हिंदी को क्या कीजिए? उठाइए, और जो दूसरा भाषा है, दूसरा भाषा कौन सा है? अंग्रेजी, इसको धीरे धीरे घटाइए। और आप कर सकते हैं, ये आने वाले समय में ये कर सकते हैं, धीरे धीरे अंग्रेजी को मिट्टी मिला दीजिए। ठीक है, ये अधिकार दिया गया, और इसके लिए एक आयोग का गठन होगा। किसका गठन होगा? आयोग, जिसको कहेंगे राजभाषा आयोग। किसमें कहा गया है? 344 में। राजभाषा आयोग का गठन किसमें किया गया? 344। कहा गया संविधान लागू होने के 5वें वर्ष, संविधान लागू होने के 5वें वर्ष राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जिसको राजभाषा आयोग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राजभाषा आयोग। और ये आयोग करेगा क्या? ये आयोग देखेगा पूरे देश में क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या हम हिंदी का इंपॉर्टेंस और बढ़ा सकते हैं, क्या अंग्रेजी का इंपॉर्टेंस घटा सकते हैं क्या, और अगर है ऐसा तो धीरे धीरे आप हिंदी को और ज्यादा आगे बढ़ाइए, दूसरे भाषाओं को कम कीजिए, ताकि देश का एक भाषा बन सके। वो कौन सा भाषा होगा? हिंदी। पर एक ही बार राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में। कब गठन हुआ? 1955। भाषा पर अलग चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां ये सब बताएंगे। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में आयोग, भाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में। बस उसके बाद कभी राजभाषा आयोग का गठन नहीं हुआ। कहा यह गया था कि संविधान लागू होने के 5वें वर्ष किया जाएगा और उसके बाद हर 10वें वर्ष किया जाएगा। क्या कहा गया था? संविधान लागू होने के 5वें वर्ष और उसके बाद हर 10वें वर्ष। तब तक ये करते रहिएगा जब तक आपको ये ना लग जाए कि हाँ अब हिंदी को हम आगे एक भाषा के रूप में मान सकते हैं। पर कभी किया ही नहीं गया, सरकार ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया।
मात्र एक बार किया गया था भाषा आयोग का गठन। वो कब किया गया था? 1955 में, जिसको हम लोग बीजी खेर की अध्यक्षता में पढ़ते हैं। खेर आयोग पढ़ते हैं, क्या कर बोलते हैं उसको? खेर आयोग। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है खेर आयोग का संबंध किससे है? राजभाषा से। किससे है? राजभाषा से। ठीक है, कहीं साइड में थोड़ा सा खाली लिख लेना। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग, खाली इतना सा ही लिखना, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ, बीजी खेर की अध्यक्षता में। बस इतना सा याद रखना। ठीक है, आगे चल के हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे जब भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, बीजी खेर के अध्यक्षता में। ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, क्या क्लियर है यहां तक? इस प्रावधान को याद रखना। क्या कहा गया 344 में? कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5वें वर्ष बाद, ठीक है, और उसके पश्चात प्रारंभ से 10 वर्ष बाद, मतलब उसके पश्चात मान लो एक आयोग का गठन हुआ, एक आयोग की समाप्ति जिस दिन होगी, ठीक है, तो इतना मान लो दो महीना का हुआ, 2 साल का हुआ, 1 साल का हुआ, जो भी होगा, वहां से नहीं, इसके प्रारंभ से ही अगले 10वें वर्ष, फिर अगले 10वें वर्ष, हर 10वें वर्ष पे क्या गठन किया जाएगा? राजभाषा आयोग का। क्या कभी हुआ क्या? आंसर है नहीं। तो पहला और अंतिम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था मात्र एक बार, जो कि बीजी खेर के अध्यक्षता में हुआ था। बीजी का फुल फॉर्म बाल गंगाधर होता है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक मत कर देना, ये बीजी खेर है, बाल गंगाधर ही है पर बीजी खेर है। ठीक है, चलो इसके बाद है राज्य की राजभाषा। ठीक है, हर एक राज्य का, अभी तुमसे ये सवाल स्टैटिक में पढ़ाएंगे ये सब। ठीक है, अभी जैसे बिहार का चर्चा होगा तो बिहार के बारे में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? बिहार की राजभाषा क्या है? क्या है बिहार की राजभाषा? हिंदी। और दूसरी राजभाषा हमारी है उर्दू। कौन सी है? उर्दू। ये राज्य को फैसिलिटी दिया गया कि आप अपना भी राज्य भाषा डिसाइड कर सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। हर एक राज्य का एक ऑफिशियल राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या हो गया? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। देश का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, लेकिन उसके सहायता के लिए एक और भाषा होता है, वो है अंग्रेजी। इसीलिए जितना फॉर्म तुम देखते हो सब किस में रहता है? हिंदी और इंग्लिश में। किस में रहता है? हिंदी और इंग्लिश। तो मुख्य भाषा हमारा है हिंदी, और उसके सहायता के लिए इंग्लिश। लेकिन राज्य में ऐसा कंपलसरी नहीं है। राज्य का अपना एक राजभाषा होगा और वो अपना कार्य उसी में करेगा। अगर उसको आवश्यकता है तो वो दूसरे भाषा में लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा। जैसे दक्षिण भारत में जाओगे, तुमको यहाँ पता नहीं चलता है, क्योंकि तुम्हारे देश की भाषा हिंदी, तुम्हारी भाषा भी क्या है? हिंदी, तो तुमको पता नहीं चलता है। जैसे दक्षिण भारत जाओगे, उसका सारा कागज किस में रहेगा? तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, और वो दूसरा भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए उन लोगों को कहा गया है कि समझाने के लिए जब आप केंद्र से संवाद करें या अन्य राज्यों से संवाद करें तो आपको केंद्र का भाषा का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये भी प्रावधान है, आगे चल के भी देखेंगे। तो राज्य की राजभाषा किसमें है? 345। किसमें है? 345। अलग अलग राज्य में अपना अपना अलग अलग राजभाषा होगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदी का, बिहार का बताए कि बिहार का राजभाषा क्या है? हिंदी, और दूसरा राजभाषा उर्दू। क्या एक से अधिक भाषाओं को हम दर्जा दे सकते हैं क्या? आंसर है हाँ, दे सकते हैं, लेकिन हम लोग पहला भाषा जो होगा उसको प्रमुख भाषा मानेंगे, उसके बाद सब सेकेंडरी। तो बिहार में कितने राजभाषा हैं? 2, हिंदी और उर्दू। ठीक है, चलो उसके बाद है एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य से संघ के बीच वार्ता केंद्र के राजभाषा में होगी। किसमें कहा गया है? 346। अब इसी का चर्चा कर रहे थे कि हम मान लो तमिलनाडु है और मेरा भाषा क्या है? तमिल। क्या है? तमिल। मेरा राजभाषा तमिल है, तो हम तो हिंदी से ऐसे नफरत करते हैं ना, तो हम अपना जो पूरा बात करने का तरीका होगा वो तमिल में रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बिहार से, बिहार का राजभाषा क्या है? हिंदी, वो रखेगा हिंदी में, तो क्या हम दोनों बात कर पाएंगे? इसीलिए हमको एक कॉमन लैंग्वेज पे जाना होगा। दोनों लड़ेंगे, हम बोलेंगे हिंदी तो देश का भाषा, हिंदी मानना पड़ेगा तुमको, काहे ना मानेगा, बहुत अधिक लोग हिंदी बोलता है। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है, तमिल में बोलेगा, हमको क्या पता तमिल में क्या बोलता है, हमको बोलने आता है, समझने नहीं आता है। तो दोनों लड़ते रहेगा। इसीलिए कहा गया कि जब दो राज्य आपस में बात करेगा, ठीक है, या राज्य केंद्र से बात करेगा, तो हमेशा केंद्र के भाषा का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए तमिलनाडु को अगर बिहार से बात करना है, संवाद करना है, किसका इस्तेमाल करना होगा? हिंदी। हम लोग प्लस पॉइंट में रहते हैं क्योंकि मेरा ही भाषा है। खुश मत हो, तुम्हारे भाषा में बात नहीं हो रहा है। किसके भाषा में बात हो रहा है? देश की भाषा में। तुम कमजोर हो इसलिए देश की भाषा को अपना भाषा बना लियो। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, दक्षिण भारत लोगों को लगता है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। ठीक है, चलो किसमें कहा गया? ये 346 में। अगला है
सी मतलब SC या HC, ये SC ST नहीं है। अरे ध्यान देना, हम तो ध्यान ही नहीं दिए, तुम लोग इसको गलत मत समझना। ये है सुप्रीम कोर्ट, क्या ये है सुप्रीम कोर्ट। अरे ये ST SC वाला अलग है, वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है, हम इस पर ध्यान ही नहीं दिए कि ये भी कर सकते हो। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। HC हाई कोर्ट और SC सुप्रीम कोर्ट, यहां जिसका चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे SC ST, वो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, ध्यान दो। तो 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी। किसमें कहा गया है, 348। तो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अगले आदेश तक, जब तक संसद इसमें कोई प्रावधान नहीं लाती है, तब तक अंग्रेजी होगी। क्या कहा गया है, और अंग्रेजी। और मेरे हिसाब से संविधान का सबसे वाहियात चीज यही था, ठीक है, जिस कारण से न्याय व्यवस्था आम लोगों से क्या होता गया, काफी दूर होता गया। आज के डेट में जज लोग का भाषा देखोगे ना तो गुस्सा आ जाएगा, वो सीधा कागज उठा के फेंक देता है, बोलता है तुमको क्या लगता है हम हिंदी समझ रहे हैं तो तुम यहाँ हिंदी में बोल रहे हो, जब अंग्रेजी में इसका पहले अनुवाद करवा के लाओ और अंग्रेजी में बात करो। अब इससे हो क्या रहा है कि अधिकांश लोगों का जो हम तो उत्तर भारत में, हम उत्तर भारत का चर्चा करेंगे, दक्षिण भारत का तो अलग अलग राज्य का अलग अलग भाषा है, वो लोग आपस में गुड़ो मुड़ो करते रहे, ठीक है। सामान्य एक भाषा होनी चाहिए थी, वो है हिंदी। कौन सी भाषा है, हिंदी। अब होगा क्या, तुम जाओगे कोर्ट में और जज बात किस में कर रहा है, इंग्लिश में, तुम्हारा वकील किस में बात करेगा, इंग्लिश में, तुम कराओगे मुंह देखेगा कौन सी हो रहा है, थोड़ा देर में पूछेगा क्या बोले हुआ, बोले नहीं अभी बहस चलिए रहा है, तुमको कुछ समझे नहीं आ रहा है, तुम क्या केस में हिस्सादारी दिखाओगे और क्या समझ में आएगा, ठीक है। और अगर तुम हिंदी में बोलना चाहोगे तो जज के मर्जी पर है, हिंदी में बोलने का तुमको परमिशन देगा कि नहीं देगा, वो सीधा कागज उठा के फेंक देता है। और कोर्ट के अंदर जज ही सब कुछ होता है, उस ना तो उसके अगेंस्ट कोई फैसला लिया जा सकता है और ना ही उसको कोई रोक टोक सकता है। जज के कुर्सी पे जब जज बैठता है तो उस समय में उस कोर्ट में सबसे बड़ा भगवान कौन होता है, जज। जो बोलेगा वही होगा, ठीक है, जो बोलेगा वही होगा, मतलब कोई उसको काट नहीं सकता उसके बात को। अगर तुमको कुछ भी बोलना है, चाहे उससे उम्र में तुम बड़े हो, पद में बड़े हो, कुछ बड़े हो, उस कोर्ट में अगर तुम खड़े हो तो उस कोर्ट का मालिक वही है और उसके सामने में जो वो बोलेगा वो तुमको सुनना पड़ेगा। कागज उठा के फेंक देता है, हिंदी में हम नहीं पढ़ेंगे, हमको नहीं आता है पढ़ने के लिए, वो बड़ा खराब चीज है। और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी ऐसा करते हैं तो सुन के बड़ा खराब लगता है, ठीक है। इसमें से कुछ अच्छे लोग भी आए जो कि तवज्जो देते हैं, खैर वापस आओ। तो हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, दूसरा है अधिनियमों में और विधेयकों में जो भी इस तरह का प्रावधान होगा उस सब की भाषा क्या होगी, ये डिसाइड किया गया 348। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो विधेयक है, विधेयक मतलब बिल है या अधिनियम है, ये समान रूप से दो भाषाओं में चलेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। लेकिन जो हाईकोर्ट है, साफ साफ कहा गया 348(1) में, किसमें कहा गया है, 348(1) में साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी। ये तब तक होगी जब तक संसद इसमें संशोधन नहीं कर देगी। क्या आज तक इसमें संशोधन हुआ है, नहीं, इसीलिए आज भी हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या है, अंग्रेजी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो नहीं। अगला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। अगर तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में, किसी का मलयालम है तो मलयालम में, तमिल है तो तमिल में। प्राथमिक शिक्षा हमेशा किसमें दी जानी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए, नहीं तो बेचारा भाषा नहीं सीख पाएगा। इसके बाद 351 है, 351 में क्या कहा गया है कि राज्य हिंदी के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे, ठीक है। चलो, क्या यहाँ तक अनुच्छेद समझ में आया, रिपीट करें, चलो। लोकसभा में ST SC को आरक्षण, विधानसभा में 332, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण 331, विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण। क्या 331 और 332 है, नहीं है, ये 333, 331 और 333 है, नहीं है। डायरेक्ट इससे सवाल आएगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अब निरस्त कर दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद होगा, 331 और 333, ठीक है। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि हमारे कोर्ट की भाषा जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, वो अंग्रेजी रहेगी। 348(1), 348(1), तुम लोग क्या लगा, ऑर्डर में चलेंगे तो बोलते चलेंगे, ठीक है। 348(1) किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य अपना राज्य भाषा सेलेक्ट कर सकता है, 345, किसमें, 345। हिंदी हमारी राजभाषा होगी, देश की राजभाषा होगी,
343, किसमें कहा गया है 343, इसको अच्छे से याद रखना। हिंदी राजभाषा होगी केंद्र की, किसमें कहा गया है 343, ठीक है। राजभाषा आयोग 344, राजभाषा आयोग 344, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या विधेयक का भाषा डिसाइड होगा, मतलब डिसाइड हुआ है किस अंश के तहत 348 के तहत, ठीक है। हिंदी के विकास के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, मतलब हमको हिंदी का विकास करने पर फोकस करना चाहिए, किसमें 351। बेसिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए 350A, ये याद रखोगे।